Hello, good morning. Welcome to Sarit classes. Now we are going to start our next lecture. That is lecture number 5. और ये कौन सा लेक्चर है 5? क्लाइमेटोलॉजी का। अभी तक हमने क्लाइमेटोलॉजी के अंदर किस किस चीज़ के बारे में बात किया, हमने वो चीज़ें देखी हैं जिससे अब ये सारा जो प्रोसेस है क्या होने वाला है, कंटिन्यू आगे चलेगा। देखिए, चाय बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है बताइए? जब आप सुबह सुबह चाय पीते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन सभी बच्चे एक चीज़ मिस कर गए, वो है हीट। ठीक है, जैसे चाय बनाने के लिए अरे गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, गैस नहीं तो चाय कैसे बनेगी। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में हीट के फॉर्म में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक होती है इंसोलेशन, इंसोलेशन को क्या बोला जाता है? धूप। ठीक है, जहाँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम बात करें उसी तरफ, और जो दूसरी चीज़ है वो है टेम्परेचर। सारा खेल है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर किसी जगह पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? वहाँ पे हवाएं क्या होती हैं? ऊपर की तरफ भागती हैं। ठीक है, क्योंकि जो एयर है, विंड क्या करती है? एक्सपैंड करती है अपने आप को, और जैसे ही विंड एक्सपैंड करती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है इंक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा विंड जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है, अब ये विंड जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट लेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये विंड जैसे ही ऊपर जाएगी इसको बोला जाएगा एयर। ठीक है, और जब ये हवा ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद ये हवा क्या करेगी? ये बनाएगी अपने साथ जो मॉइस्चर लेके गई है ना, उसको करेगी कंडेंस। किसके ऊपर? जो ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिसको हम हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसके ऊपर ये पूरा जो इसके साथ जो मॉइस्चर आया वो इन हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या हो जाएगा? जमना स्टार्ट हो जाएगा, और ये किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? ये बना लेंगे क्लाउड की फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गई क्या? क्लाउड की फॉर्मेशन। और फिर यहाँ पे आ जाती है रेन। इसी को ही बोला जाता है इनस्टेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन बोला जाता है? इनस्टेबल कंडीशन। तो अब आप बताइए, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको क्या देखने वाला है? माइट भी हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। जैसे कल यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, कंटिन्यू 2 दिन से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे क्या हुआ? बारिश हुई है। मतलब ये स्टार्ट हुई थी 5 बजे के आसपास स्टार्ट हुई थी, रुक रुक के ये रात के 9 साढ़े 9 बजे तक बारिश हुई है। यानी कि काफ़ी अच्छा अभी यहाँ पे मौसम हो गया, और ये स्टूडियो भी काफ़ी ठंडा हो गया है। अल्दो जब पढ़ाते हैं शरीर तो गर्म होता है, पसीने आते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये है किसका? अगर टेम्परेचर बढ़ता है। यहीं पे दूसरी तरफ एक और सिनेरियो आता है, अगर टेम्परेचर होता है माइनस में, तो सेम वही चीज़ होगी। जो हवा ऊपर गई है ना, ठीक है, हवा क्या गई है? ऊपर गई है। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। मान के चलिए ये क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट वाले कोई भी आप उसी रेंज की कोई भी चोटी लगा लीजिए। तो जब ये हवा क्या करती है? ऊपर की तरफ मूव करती है। इधर तो क्या, चलो इसने बारिश कर दी है। ये बारिश आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है 1 से 2 किलोमीटर ऊपर जाती है ना, कभी कभी आपको 4 किलोमीटर ऊपर तक पहुँचते हुए जब बादल दिखते हैं उससे बारिश होती भी दिखती है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पे, जैसे ही वो 4 किलोमीटर से ऊपर जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बस फर्क इतना है, जो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बनी थी अब वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर, और इधर फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? बर्फ गिरते हुए दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे अब आपको इस तरीके से बर्फ दिखाई देगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है किसका? टेम्परेचर का। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये करने वाले हैं, जो ये गई है ना हवा ऊपर, हवा नीचे, हवा ऐसे जा रही है, हवा सर्कुलेटरी मूवमेंट स्टार्ट कर रही है। तो आज का हमारा मेन जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, वो हम करने वाले हैं क्या नाम है उसका? प्रेशर एंड विंड। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, पूरा तो नहीं होगा, ये 2 से 3 पार्ट के अंदर आएगा ये, क्योंकि अभी तो हमारे पास 1 घंटा है। 1 घंटे में देखते हैं कितना हम कवर कर लेते हैं। 4 बज चुके हैं सुबह के। लेक्चर आपका 3:57 पे 58 मिनट पे मैंने स्टार्ट किया है। देखते हैं 1 घंटे का समय है अपने पास, कितना हम उसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, मतलब क्या करना है आज का
एजेंडा सेट कर लेते हैं आज का, और आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स का हम एजेंडा सेट कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे प्रेशर क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका ग्रेडियंट विंड आ जाएगा, फिर इसके अंदर फ्रिक्शनल जो फोर्स लगता है हवा के थ्रू, या हवा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, या फिर हवा को जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, हर एक प्रोस्पेक्टिव देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये तो है हमारा मेजर टॉपिक। इसको थोड़ा सा चंक डाउन करें कि हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक प्रेशर बेल्ट, सबसे पहला टॉपिक प्रेशर बेल्ट। और अभी जो मैं यहाँ पे सबसे पहला डायग्राम बनाऊंगा वो क्या करना है आपको, बहुत अच्छे से आप अपने नोट्स के अंदर क्या करें उसको बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रेशर बेल्ट्स, इसी के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद सेकंड जो हम बात करेंगे कौन से फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग्स विंड। सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा? अब ऐसा नहीं इसके अंदर टेम्परेचर वगैरह इसमें इफेक्ट डालेगा, इसमें होगा जियोस्ट्रैफिक विंड। अब ये क्या होती है? जियो मीन्स अर्थ, और ये आपके 1 किलोमीटर से ऊपर उड़ते हुए तो क्या दिखाएगी, यानी कि ये फ्लो करती है 1 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है, 1 किलोमीटर की हाइट पे। और हमने क्या बोला है? विंड बोला है। यानी कि देखिए जो एयर होती है वो वर्टिकल जाती है, और जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूव करेगी वो होती है विंड। अच्छा, हम क्या लिख रहे थे? जियोस्ट्रॉफिक। ये तो है पहला फैक्टर जो कि इंपैक्ट करता है। दूसरा है ग्रेडियंट विंड। अरे हर चीज को बड़े ध्यान से देखना। अब ये थोड़ा सा ना आपका बोलते हैं ना साइंस वाला जो पोर्शन है स्टार्ट हो चुका है क्लाइमेटो के अंदर, क्योंकि मैंने बोला था ये है लॉजी, इसके अंदर अब साइंटिफिक चीजें आएंगी। ग्रेडियंट विंड, इसके अंदर सारा बना के देखेंगे कि हवा के ऊपर एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो रिजल्टेंट हवा कहाँ से किस तरफ मूव करेगी। जैसा हमने पानी के लिए कोरियोलिस फोर्स बना के देखा था, ठीक है। तो अभी तक मैं 3 बार ठीक है बोल चुका हूँ, देखता हूँ आज इस लेक्चर में कितनी बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है, इसके अंदर हम देखेंगे ये जो सरफेस विंड है। देखिए हमने सबसे पहले देखा कि जब हवा चलती है कौन सी चीजें उसको क्या करती है? इम्पैक्ट करती हैं। और अभी हम क्या करते, जो हवा यहाँ पे चल रही है सरफेस पे, उसे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसके अंदर आपकी सीजनल रिवर्स क्या होती है, सच में जियोमॉर्फो अभी तक दिमाग से उतरा नहीं है। जो आपकी सीजनल हवाएं चलती हैं ना, जैसे सीजनल हवा बोल लीजिए, या फिर जो लोकल विंड्स होती हैं उसको भी देखेंगे। वैसे जो लोकल विंड है ना, जैसे आपकी हरमटान हो गई और मिस्ट्राल हो गई, और इंडिया के अंदर जो चलती है वो लू जिसको बोलते हैं एकदम गर्म होती है। 2-3 और हैं जो कि प्रोमिनेंट है, ठीक है। उसके मैं आपको पूरा मैप बना के ना मार्किंग करवा दूंगा कौन सी हवा कहाँ चलती है। वैसे ये आपका जीएस का पार्ट है, तब आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा। सरफेस विंड, ठीक है। सरफेस विंड के अंदर हम जो मेजर हमारा जो पोर्शन है वो है मॉनसून, जो कि अभी आने वाला है। पिछले 1 हफ्ते से मैं ना अखबार में पढ़ रहा हूँ मॉनसून आने वाला, लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊँ, चल क्या रहा है जो अभी मैं डेली का मैप उसके अंदर देखता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे मेरा होम टाउन है, ठीक है। ये पूरा एरिया, बादल है ही नहीं यहाँ पे। बादल पता कहाँ है? बादल यहाँ ऐसे हैं, इधर से ये ऐसे हैं बादल दिखते हैं उसमें, इधर से ये ऐसे बादल दिखते हैं। यहाँ पे बादल है ही नहीं ऊपर, ठीक है। ये पूरा एकदम क्लियर स्काई दिखता है, ये पूरा क्लियर स्काई। तो हम तो वेट ही कर रहे हैं भाई कब आएगा मॉनसून। तो ये होता है भाई, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें तभी आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है। और इवन कि ये मैंने मेरे घर में सभी अब देखने लग गए हैं। क्यों? अरे अपने कराए हुए लेक्चर हम कौन सी फीस ले रहे हैं, घर में पूरे दिन चलता है, मम्मी भी देखती है, पापा भी देखते हैं लेक्चर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपके द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ों को आपकी फैमिली पसंद कर रही हो। फोर्थ जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में,
क्योंकि देखिए जेट स्ट्रीम सबसे प्रोमिनेंट इसलिए है इसकी रफ्तार की वजह से, और जितने भी इंडिया के अंदर फॉरेन फ्लाइट्स आती हैं, फॉरेन फ्लाइट्स मतलब जो पंछी उड़ के आते हैं, जैसे साइबेरिया हो गया और बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं। इंडिया किस जोन में आता है? वर्ल्ड फ्लाइट जोन के 5th पोर्शन के अंदर आता है। क्या है ये? कभी समय मिलेगा तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो अभी जो बोर्ड के ऊपर लिखा है ये हमारा क्या रहेगा, पूरे को जो हमारे 2 से 3 लेक्चर है उनका एजेंडा रहेगा, प्रेशर और विंड। अभी मैं आपको ये जो एक डायग्राम मैं बना के देने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि किस तरीके से हवा एक सर्कुलेशन बिल्ड करती है, लेकिन वो दायरा इतना बड़ा होता है कि हम उसको कभी भी ना रियलिटी में महसूस नहीं कर सकते। हम क्या महसूस करते हैं, हवा या तो आगे से आ रही है या इस तरफ से आएगी या इस तरफ से आएगी, बस इतना ही हमें फील होता है। लेकिन इन रियलिटी जब हवा मूव करती है वो किस तरीके से पूरे एरिया को कवर करके चलती है, आज हम क्या करेंगे उसको गहराई में देखते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, एज ए बेस क्रिएट किया है। अच्छा ओके, तो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, इधर हम ले लेते हैं इक्वेटर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, इक्वेटर लेते हैं इसको। अब देखिए यहां पे हमने क्या देखा था कि सूरज है, सूरज क्या करता है, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे ही इंसुलेशन मिलता है हवा क्या करेगी, हवा क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है इस तरीके से अपवर्ड। यह हवा मूव क्यों कर रही है ऊपर? अरे सिंपल सा सवाल भी पूछा जा सकता है। हवा फिर इस तरफ से ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि हवा जब तक ऊपर जा रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तब तक ऊपर जाती है जब तक उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, ताकत होती है। उसके बाद वो क्या होती है, वीक पड़ना स्टार्ट कर देती है। क्या ये हवा सिर्फ इसी डायरेक्शन से ऊपर जाएगी? अरे नहीं, ये दोनों डायरेक्शन से हवा कुछ इस तरीके से आएगी, ये लीजिए, और ये क्या करेगी, इस तरीके से ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, और ये इस तरफ से क्या करेगी, ऐसे टर्न ले लेगी, और यहाँ से फिर ये हवा क्या करेगी, डिसेंड करेगी। अब ये जो डिसेंडिंग एयर है कैसी है, ठंडी हवा है ये। ठीक है, एडियाबैटिक वगैरह दिमाग में मत लाइएगा कि मैंने बोला था कि टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह होगा, वो फिनोमेना अभी नहीं लाना है दिमाग में। मैं समझ गया कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आई है, जैसे मैंने बोला ये हवा ठंडी होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक प्रेशर बेल्ट वाला जो टॉपिक है ना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप बस उसी के ऊपर फोकस कीजिए। तो अब देखिए ये हमने क्या बनाया, अरे भाई ये इतना बड़ा हमने बना दिया, बाकी की 2 सेल आ जाएंगे इसके अंदर, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जो इक्वेटर है उधर हमने क्या किया है, हमने तो नहीं किया, यहाँ पे बेसिकली जो 90 डिग्री के एंगल पे सूरज की जो रोशनी है ना वो सीधी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट होती है, और इसके पास इतनी ज़्यादा हीट आ जाती है कि ये जो हवाएं हैं बहुत ऊपर तक जाती हैं। लेकिन हवा की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि ये अपने साथ एक मॉइस्चर कैरी भी करके चल रही है और इसके पास कुछ सामान है। तो एक लिमिट के बाद क्या होती है, ये बाइफर्केट हो जाती है इस तरीके से नॉर्थ और साउथ में, और फिर उसके बाद ये क्या करती है, ऐसे डिसेंड करना स्टार्ट करती है। ठीक है, ये हवा क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है। इसको थोड़ा सा बेहतर बना देते हैं क्योंकि नीचे हमें प्रेशर क्रिएट करना है। ठीक है, और हमने ये देखा है कि जब हवा नीचे आती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है, अरे वहीं पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है, वहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो अब ये हो गया हाई प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे ये किस कौन से लैटिट्यूड पे नीचे आ रही है, ये है 30 to 35 नॉर्थ, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 to 35 डिग्री साउथ। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, दोनों हवाएं क्या गई है, एक तरफ हेड करते हुए गई है। अब ये यहाँ पे नीचे आ रही है ना,
तो इधर से भी एक और हवा क्या होती है, जनरेट होती है, और वो भी यहाँ से इस तरीके से एक सर्कुलेटरी मूवमेंट स्टार्ट करते हुए, ठीक है। और एक चीज़ गौर करिए आपने, मैंने इसकी हाइट क्या की है, कम की है, ठीक है। कम किस लिए की है, यहाँ पे सूरज की रोशनी कम है, यानी कि इसके पास इंसुलेशन कम है, यानी इसके पास एनर्जी कम है। जहाँ पे एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, ये ज़्यादा ऊंचे सेल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, बनाते चलिए साथ के साथ। वो ऊंचा रहेगा ना, कोई नहीं, इसको भी थोड़ा सा हाइट में इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने क्या किया है, हमने दो जो एरिया हैं उनको क्या किया है, चेक किया है कि कहाँ तक हवा कितनी ऊपर तक जा रही है। अभी तक मैंने इसके अंदर कहीं पे कोई नाम नहीं डाला है, बस आपको यही चीज़ें क्या करनी है, देखनी है। अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम फ्रंट बनाएंगे। ये क्या है, लाल कलर है, ठीक है। अब जो ब्लू कलर है वो किसको डिपिक्ट करेगा, वो डिपिक्ट करेगा ठंडी हवा को, ठीक है। तो अब देखिए, जब दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स की हवाएं क्या करती हैं, आपस में हेड एंड हैंड बोलते हैं ना, कोलिजन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट बनता हुआ बोलते हैं। तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइनें हैं जो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डिपिक्ट कर रही हैं कि ये कोल्ड एयर है। क्या डिपिक्ट कर रही है, ये कोल्ड एयर है, यानी कि ये पोलर एरिया है। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया ना ये कितना है, ये जो हवाएं हैं जहां से ये ऊपर उठ रही है, ये है 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड है। ये लिख देता हूं यहाँ पे, 60 डिग्री से 65, ये तो हमारा हो गया साउथ। और बिल्कुल इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 60 से 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और एग्जैक्ट ये यहाँ से इधर से भी ये क्या होगी, सेल इस तरीके से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये होता है पूरे प्लेनेट के ऊपर एक विंड जो होती है ना, एक सर्कुलेटरी मैनर में क्या करती है, मूव करती है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ड्रॉ करने वाला हूँ, जो आपको बड़े ध्यान से देखना है। जब भी फ्रंट बनते हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। जब भी फ्रंट बनाते हैं ना हम डायग्राम में, हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है। और हम जब बनाते हैं ना कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, उनको दोनों को एक साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, वो फ्रंट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, हमने क्या बोला था कि भाई जैसे जैसे हवा क्या होती है, ऊपर जाती है, वो क्या करती है, क्लाउड फॉर्मेशन करती है। तो चलिए, ये क्या किया है यहाँ पे, क्लाउड फॉर्मेशन, यानी कि ये एक प्रेशर बेल्ट बन गया है। अगर यही प्रेशर बेल्ट, मान लीजिए सूरज इधर आ गया, तो ये जो ब्लू वाला एरिया, इसको फोकस में देखिए, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कभी कांस्टेंट नहीं होती हैं कि मैंने ये बोला कि ये 35 तक रहेगा, अरे नहीं, सूरज क्या होता है, कभी इधर जाएगा, सूरज कभी इधर आ जाता है। तो इसी वजह से ये जो ब्लू पोर्शन है, ये कभी इधर जाएगा, कभी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा इक्वेटर से। इसी को क्या बोला जाता है, यही जो ब्लू जोन है, इसको बोला जाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। समझ में आ गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, ये हवा क्या कर रही है, इधर कन्वर्ज हो रही है, ये हवा इधर कन्वर्ज हो रही है। तो जहाँ ये ऊपर हवा दोनों क्या हो रही है, आपस में कन्वर्ज हो रही है, एक विंड जनरेट होती है, उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। ये हवा यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम क्या हुई है, जनरेट हुई है, इसको क्या बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल। अरे ये लोकेशन है ना, ये सब ट्रॉपिकल है,
इसलिए सबसे पहले हमने बताई है ये हवा कहाँ पे है, सब ट्रॉपिकल एरिया में है। ठीक है, अब ये सब ट्रॉपिकल एरिया में है और देखिए हवा जिस डायरेक्शन से चलती है ना, नाम वहां से आता है। ये जो हवा है इनिशिएट हुई है वेस्ट, तो ये हो गया वेस्टर्ली। अगर ईस्ट से होती तो इसको बोलते हैं ईस्टर्ली। ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेट स्ट्रीम, समझ में आ जाना चाहिए इसकी रफ्तार कितनी हो सकती है या होनी चाहिए। कम से कम 600 से 700 इसकी रफ्तार होती है। सेम यहाँ पे आप इसको रेप्लिकेट कर लीजिए। ठीक है, अगर ये सब ट्रॉपिकल है तो मैंने बात की ना कि ये कौन सा एरिया हो जाता है, ये हो जाता है पोलर। अच्छा, ये 90 डिग्री पे ही ख़त्म हो जाती है ये। ठीक है, ये है 90 डिग्री और एग्जैक्ट ये भी यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या बात कर रहे थे, अगर ये सब ट्रॉपिकल है और ये है ट्रॉपिकल, देखिए ये जो है ना शब्द ध्यान से देखिए, ज़्यादा यहाँ पे शब्द टिपिकल नहीं है। इस एरिया को बोला जाता है ट्रॉपिकल, इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल, और ये जो एरिया हो जाएगा ये आपका पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर जेट स्ट्रीम। ये बन गई है पोलर जेट स्ट्रीम। बताइए क्या इस डायग्राम में कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आया? बहुत सिंपल लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, अभी और चीजें इसके अंदर क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, मेरे पास तो नीचे लिखने की जगह नहीं है, आपको ये नीचे ही लिखने हैं। ये जो जीरो है यानी कि जो इक्वेटर है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर की साइड में, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देखिए ये जो नाम है ना आपको बड़े ध्यान से याद रखने हैं, क्योंकि जब भी आगे मैं लेक्चर करूँगा ना, मैं हर बार ये नहीं बोलूँगा कि ये पूरा डायग्राम नहीं बनेगा, सिर्फ नाम बोला जाएगा। ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब समझ में आ गया लो प्रेशर क्यों है, हवा भाई यहां से ऊपर की तरफ जा रही है तो प्रेशर कैसा बनेगा, यहां पे लो बनेगा। लो क्यों बनेगा, क्योंकि इधर हाई प्रेशर बेल्ट हो रहा है, इसलिए जो हवा है इस तरफ मूव कर रही है। हमने क्या देखा था, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, भाग के आती है। ठीक है, भाग के क्यों आती है, यहाँ पे वैक्यूम बन जाता है। ठीक है, फिर दोबारा ठीक है, इसके अच्छा यहाँ पे हम ये लिख रहे थे ना, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसके बाद एक और नाम है इसका जो बोला जाता है डोल ड्रम। इसका दूसरा नाम है डोल ड्रम। देखिए यहाँ पे कोई भी हवा नहीं होती है जो क्या करे, शिप को आगे पीछे लेके जाए। और पहले आज से 300 साल पहले जो हमारे पानी वाले जहाज थे, ठीक है, उसके ऊपर क्या होते थे, हम तिरपाल लगा के यूज़ करते थे, जो हवाएं चलती है ना उनका यूज़ करते थे पानी वाले शिप्स को आगे पानी में मूव करने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे डोल ड्रम वाली सिचुएशन आती थी, यानी कि जहाँ पे ITCZ होता था, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रहा कि इक्वेटर के ऊपर, जहाँ पे ITCZ होगा वहीं पे क्या कंडीशन होगी, डोल ड्रम की हवा नहीं होती है। 3-3 महीने तक, कितने, 3-3 महीने तक पानी वाले जहाज अटक जाते थे। क्यों अटक जाते थे, क्योंकि हवा नहीं होती है भाई। जहाँ डोल ड्रम होता है, जहाँ पे ITCZ होता है, हवा बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद आता है जो ये वाला लैटिट्यूड है। ठीक है, इस लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। अच्छा, इससे पहले आप इसका जो साइंटिफिक नेम है वो समझ लीजिए। मैंने क्या बोला था, ये कौन सा एरिया है, सब ट्रॉपिकल। कौन सा एरिया है, सब ट्रॉपिकल। अगर ये लो प्रेशर है तो ये कैसा होगा, हाई प्रेशर का होगा ना, तभी तो हवा इस तरफ आ रही है। ठीक है, ये है सब ट्रॉपिकल। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, बिल्कुल सही जवाब, हाई प्रेशर बेल्ट, HPB। सब ट्रॉपिकल क्यों बोला, लोकेशन है यहाँ की। हाई प्रेशर क्यों बोला, क्योंकि हवा आ रही है डाउनवर्ड की तरफ, इसलिए यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर। और जो ये हवा है दोनों डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अच्छा, इसका दूसरा नाम है हॉर्स लैटिट्यूड। क्या नाम है इसका, हॉर्स लैटिट्यूड। बताइए इसके पीछे की कहानी क्या है,
कि इसे हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जाता है। अरे यहाँ पे हमने क्या देखा है, हवा आ रही है नीचे की तरफ। अच्छा, जब हवा क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, ये प्रेशर, एक मिनट देखिए, ये मेरा हाथ है, अगर यहां से ऐसे हवा लग रही है तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब हो रही है क्या, हवा ऊपर से आ रही है, यानी कि जो मेरा पानी वाला जहाज है वो नीचे ज़्यादा जाएगा, उसका जो बोलते हैं ना कि डेप्थ एरिया ज़्यादा हो जाएगा, यानी पानी ज़्यादा नीचे सिंक करेगा, तो पानी वाले जहाज को आगे मूव करने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी। तो इस लैटिट्यूड पे पहुंचने के बाद जितने भी अरब ट्रेडर थे वो क्या करते थे, अपने घोड़े के गले में बांध के रस्सी उसको पानी में फेंक देते थे घोड़ों को। किस लिए, ताकि वजन कम किया जा सके। अरे देखिए, अभी तो हमारे पास ओला उबर है, यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं, पैदल निकल जाते हैं, टक 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 क्या करते हैं, बाइक आ जाती है, गाड़ी आ जाती है, हम उसमें बैठ के चले जाते हैं। पहला ऐसा नहीं था, पहले ये था कि आपको अपने रहने, खाने, पीने, आने जाने के लिए सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती थी, इसलिए व्यापार करना उस वक्त क्या होता था, बहुत टफ, टिपिकल और प्रॉब्लमेटिक होता था। माइंडसेट फिर क्या बना, हर किसी के बस की नहीं है व्यापार करना, ठीक है। तो सभी लोग क्या करने लग गए, भाई जो व्यापार कर रहा है उसके पास नौकरी कर लो, इतनी ज़्यादा क्या नहीं होगी, सिरदर्द नहीं होगी। तो जैसे ही इस लैटिट्यूड के ऊपर आते थे, अरब ट्रेडर क्या करते थे, घोड़ों को उठा के फेंक देते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर घोड़े तो फिर डूब के मर जाते हैं, वो लेके क्यों चलते जब घोड़े फेंकने होते हैं। अरे भाई, घोड़े पानी के अंदर बहुत अच्छे तैराक होते हैं, जैसे ही वो इस लैटिट्यूड से बाहर आते थे वो उनको दोबारा खींच के ले आते थे। किस में, गाड़ी में। अरे गाड़ी कहाँ होती थी उस वक्त। तो हमने देखा सब ट्रॉपिकल। आप देखते हैं ये वाला जो एरिया है, इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर मतलब ये पोलर हो गया, पोलर से पहले वाला एरिया होता है सब पोलर। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ओके। इसका दूसरा नाम फ्रंटल जोन बोला जाता है। फ्रंटल जोन क्यों बोला जा रहा है, ये है कोल्ड और ये है वार्म, इसका दूसरा नाम है फ्रंटल जोन। लिख लीजिए। और जो लास्ट है इसको बोला जाता है पोलर हाई प्रेशर। ये वाला जो एरिया है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये है पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दोबारा से बता देता हूं, देखिए जब सूरज की जो रोशनी है सीधा 90 डिग्री गिरती है किसके ऊपर, इक्वेटर पे, यहां से क्या होती है, जो हवा है वो हो जाती है एक्सपैंड, और हवा एक्सपैंड होती क्या होती है, अपवर्ड मूव करती है, ये उसकी टेंडेंसी है। और जब भी हवा ऊपर जाती है तो उसके साथ क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वो अपने साथ मॉइस्चर पिक करके लेके जाती है। लेकिन एक लिमिट के बाद हवा इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि वो और ज़्यादा ऊपर मूव नहीं कर सकती, राइज अपवर्ड नहीं हो सकती है, तो वो इस तरीके से दो अलग ब्रांचेज में जा सकती है, जा सकती नहीं है, जाती ही है। तो पहले ये समझा गया था, जब फर्स्ट टाइम ये डायग्राम बनाया गया था ना, तो इसको यहां तक लेके गए थे पोलर तक, ठीक है। जो यहाँ पे इक्वेटर से जो हवा स्टार्ट हुई है वो जाती थी कहाँ तक, पोलर तक, एज जो हमारे पहले जो सबसे इनिशियल डायग्राम्स बने थे ना, इजाद किए गए थे। लेकिन धीरे धीरे पाया गया नहीं भाई ऐसा नहीं है, 30 डिग्री से 35 डिग्री पे ये क्या होती है, हवाएं नीचे आती है। क्यों आती है, इधर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर तभी पॉसिबल है दोनों सेम लैटिट्यूड पे, अगर जो ये हवा ऊपर जा रही है नीचे आए। तब हमें पता चला कि यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और इधर क्या बनता है, अगेन लो प्रेशर बनता है। बस फर्क इतना है, ये गर्म हवा होती है, ये ठंडी होती है, यानी दोनों अलग अलग कैरेक्टर की हैं। क्या बनाती हैं, फ्रंट बनाती हैं, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी साइड होऊंगा, आपको समय दिया जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। ये मैं हो गया साइड, 1 2 3। आई थिंक आपने अभी तक इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या करेंगे आप, बना लेंगे इसको।
अब इसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पे करा है, जो ये डायग्राम बनाया है, इसको क्या करते हैं, बिल्टअप करना स्टार्ट करते हैं एक ग्लोब की शक्ल में। ठीक है, चलें फिर आगे। देखिए जो आपकी पूरी अर्थ है वो डिवाइड की गई है प्रेशर बेल्ट के अंदर, ताकि हम ये समझ पाए कहाँ कितना टेम्परेचर। अब देखिए अगर हम इसको प्रेशर बेल्ट में नहीं क्या करें, डिवाइड नहीं करते हैं, तो जब तक ये जो ITCZ है सड़क के इस तरफ नहीं आएगा नदन साइड में, यानी कि जहाँ पे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो बारिश नहीं आएगी, मॉनसून अट्रैक्ट नहीं होगा। इंडिया से मॉनसून कब जाता है, जब ये ITCZ इधर की बजाय ये इधर आ जाता है, इंडिया से मॉनसून चला जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट टाइप ऑफ मॉनसून। ठीक है, ओके। इसको करते हैं इरेज। अच्छा, अभी तक जो आपने पढ़ा है टेम्परेचर के बारे में, कोई सवाल है उससे रिलेटेड, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अच्छा, ये प्रेशर बेल्ट बनती कैसे है? अरे भाई जो ये प्रेशर बेल्ट है ना, ये इसलिए बनती है क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, अर्थ जब कोई भी बॉडी ऐसे रिवॉल्व और रोटेट करती है ना अपनी जगह पे, तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, उसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, और जब ये कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, मूव करता है ना, तो हवा क्या होती है, एक डायरेक्शन पे बेंड करती है। अभी हम बनाएंगे ग्लोब के ऊपर एक किस तरीके से, ये तो क्या है हमने एक पेपर पे बना के देखा है, अब इसको हम क्या करेंगे पूरे ग्लोब के ऊपर बना के देखेंगे कि ग्लोब में ये कैसा दिखाई देता है। ओके, तो जो हमारा ये ग्लोब है बहुत ही सिंपल सा ब्यूटीफुल सा बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें राइटअप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें बस आपको समझना है कि हवा किधर से जा रही है, और आपको बस नाम समझने होते हैं कि 30 से 35 ये आपका सब ट्रॉपिकल है, 60 से 65 आपका ये सब पोलर है। बस ये दो नाम आप याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। सर्कल बनाया कि नहीं? हाँ, तकरीबन सर्कल ही है। डन। अब इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंट लैटिट्यूड में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। ये बीच में हमने स्ट्रिप पता है क्यों छोड़ी है, ये लो प्रेशर वाला एरिया है, इसमें भी आपको क्या रखनी है, स्ट्रिप छोड़नी है, यहाँ पे हवाएं नहीं होती हैं। ये 30 to 35 डिग्री वाला हम बना रहे हैं, ये 35 है तो ये हो जाएगा 60 से 65। आज के तो मेरे को लगी ऐसा रहा है कि डायग्राम ही हो पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाएगा आज के लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है और अपने पास 30 मिनट ही और है। हाँ, एक बार ये डायग्राम समझ में आ गया ना, काम बहुत आसान है। ये अभी हम क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं, यानी पोलर पार्ट। यहाँ तक डेवलप कीजिए, फिर साथ के साथ क्या करते हैं, इसके अंदर हम हवा की जो डायरेक्शन है वो आपको शो करते हैं। अब देखिए ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, ये कौन सा एरिया है, इक्वेटर है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 0 डिग्री मेंशन कर रहे हैं फॉर अ टाइम बिंग, इसको थोड़ा सा और अपडेट करेंगे। अब हवा क्या हो रही है, इक्वेटर की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है, और मैंने बोला था कि कॉरियोलिस फोर्स लगता है तो हवा क्या करेगी, थोड़ा सा बेंड लेती है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है वो बताऊंगा मैं आपको आगे जाके, कि जो हवा है ना, प्रेशर ग्रेडियंट, कॉरियोलिस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तकरीबन क्या होती है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं होता जेट स्ट्रीम के लिए, तो वो ऐसे सीधी स्ट्रेट जाती है। आगे देखते हैं उसको। अब देखिए ये हवा क्या कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड दी इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, बिल्कुल लो है, और ऐसे ही आपका नदन साइड से भी हवा क्या होगी, अट्रैक्ट होगी इस तरीके से।
देखिए जब मैं डायग्राम बनाता हूँ, चाहे तो आप इसको डबल स्पीड पे कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास मैं बोलने वाला था एडिटिंग करने का टाइम नहीं होता, ताकि मैं पर्टिकुलर इस जगह पे अपनी आप की स्पीड बढ़ा लूँ। इसके बाद देखिए ये तो क्या है, इक्वेटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होगी, ये अट्रैक्ट होगी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, पोल की तरफ। देखिए अगर आपको अपना जो डायग्राम है अपीलिंग बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, जहाँ पे ये आपने पॉइंट स्टार्ट किया ना, एग्जैक्ट उसके ऊपर ही या रेड कलर का बनाएंगे तो डायग्राम देखिए एकदम सिंक्रोनाइज होता दिखाई देगा। यही है भाई ब्यूटीफुल डायग्राम बनाने का सीक्रेट। थोड़ा सा और इसको बेटर कर देते हैं। ये हमने कौन से एरिया के अंदर बनाया है, ये हमने सब पोलर एरिया जो है उसके पास बनाया है, सॉरी सब ट्रॉपिकल। आप भी ना बताते नहीं हो कि सर सब पोलर कैसे हो जाएगा यहाँ पे। और अभी जो ब्लैक कलर है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से डिपिक्ट करता हुआ आपको बनाना है। नीचे आते आते थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हाथ प्रॉपर जाता नहीं है, इस तरीके से लिखना होता नीचे। ये है पूरे ग्लोब के अंदर। अगर हम क्या करें, ग्लोब वाले को और जो इससे पहले जो डायग्राम बनाया था अगर हम कंबाइन करें तो ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। ये क्या हुई, आपकी हवा इस तरीके से जाएगी इक्वेटर के ऊपर और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन इधर से ऐसे मूव करेगी, यहाँ पे ये इस तरीके से क्या होगी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमने अभी अभी देखा था, कौन सा सेल बना है, इसको हेडली सेल बोलते हैं। अच्छा मैंने नहीं बताया, ठीक है अब बता देता हूँ आपको, इसको हेडली सेल भी बोलते हैं। और इसके बाद ये होगा अच्छा ये तो उस तरफ जाएगा ना, और इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है बहुत ही बेहतरीन, जिसकी वजह से यूरोपियन बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, नेचर ने कुछ और किया हो ना किया, लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन काम किया जिससे यूरोपियंस को बोलते ना कि अपने करने का फल मिल रहा है। अभी क्या होता है यहाँ पे बताता हूँ। देखिए जितने भी हम व्हीकल चलाते हैं एट द लास्ट होता है क्या है, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही है, जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही है, ये क्या करती है, वो पूरे पॉल्यूशन को, ये यहाँ इकट्ठा हो गया पॉल्यूशन, हवा के साथ वो पहुँच जाता है यहाँ पे। अब ये क्या है, यहाँ पे भी जेट स्ट्रीम है, इधर से ये पहुँच जाता है यहाँ पे। अब आगे क्या है, जो हवा क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी पॉल्यूशन होता है सारा जाके इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे पोल्स के पास, और यहाँ पे पोल पे रहती हैं आपकी यूरोपियन कंट्री। अब उन यूरोपियन कंट्री के साथ समस्या ये हो जाती है, जो ब्लैक होल कैसे बनेगा वहाँ पे, ओजोन होल बनता है। अब इसकी वजह से उनके कंट्रीज़ के अंदर, वैसे ये मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस इशू है, लेकिन ये है कि भाई समय 360 डिग्री घूमता है। उन्होंने क्या किया, पूरे 300-400 साल पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया, अपनी ग्रीड के लिए कॉलोनिज्म, मर्केंटाइलिज्म ये फैलाया। अब ये क्या होती हैं, ये एक विचारधारा होती है। कॉलोनिज्म ये बोलता है कि, मर्केंटाइलिज्म ये बोलता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो वेल्थ है वो लिमिटेड है, तो जितना लूट सको लूट लो। इसी वजह से हमारी कंट्री को क्या बनाया गया था, कॉलोनाइज किया गया था। ठीक है, कॉलोनाइज का मतलब ये होता है जो हमारे पे रूल कर रहे हैं शासक,
हमारी कंट्री का जो भी प्रॉफिट है उस रूलर के पास क्या चला जाता है, एज ए खर्चा पानी के तौर पे चला जाता है। और यही हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे उसके साथ हुआ था। जो भी हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल थे जाते थे कहाँ पे, इंग्लैंड की फैक्ट्री के अंदर, वहाँ से क्या होता था फिनिश होने के बाद इंडिया के अंदर उसको डंप कर दिया जाता था, महंगे रेट के अंदर जाता था यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते दाम पे। ठीक है, ये तो आपके किसका हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बहुत ही ऐसे क्रूर काले चैप्टर है जो अभी तक बंद है, जिनके ऊपर हमने क्या नहीं की है, चर्चा नहीं की है। जब हम करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल अलग होराइजन और प्रोस्पेक्टिव मिलेगा आपको देखने के लिए और सुनने के लिए। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं जो हवाएं चल रही हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर 300 साल भी पहले यही हवा चलती थी, आई डोंट नो। ठीक है, अभी तक तो हम ये जो बातें कर रहे हैं जो स्टडी हुई है प्रॉपर उस टाइम की बात कर रहे हैं। ये है सबसे एंड में जो है इसको बोलते हैं पोलर सेल, ये जो है इसको बोलते हैं फेरल सेल। ये हो जाएगा आपका फेरल सेल। इसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ये कौन सा सेल है, इसको बोलते हैं हेडली सेल। ये जिन जिन लोगों ने इनको ढूंढा है उन्हीं के नाम पे ही ये रखे गए हैं। ठीक है, ये फेरल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये खोज के निकाला कि भाई जो आपके इक्वेटर के ऊपर, हेडली ने तो ये बोला कि यहाँ से हवा चलती है और सीधा पोल तक जाती है, लेकिन फेरल ने बोला नहीं, बीच में एक और ऐसा साइकिल बनता है जो कि गर्म होता है, उसके बाद उधर एक और ऐसा साइकिल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये बताया गया था फेरल के द्वारा। और हेडली ने बोला कि ये कुछ इस तरीके से क्या बनेगा, एक सेंट्रल जो इक्वेटर है जहाँ पे ITCZ बनता है वहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको लो प्रेशर एरिया दिखाई देगा। ठीक है, ये अगेन आपका फेरल सेल है, ये अगेन आपका पोलर सेल है। अगर आप इसको नीचे डायग्राम का नाम लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्राइसेलुलर मेरीडोनियल सर्कुलेशन ऑफ विंड। ट्राइसर्कुलर 1 2 3 ट्राइसर्कुलर मेरीडोनियल ये सर्कुलेशन है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर लैटिट्यूड डालें। ये है आपका 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, और यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड आता है आपका 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ। अच्छा, लिखा मैंने बहुत बड़ा, आपको दिखाई नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसका साइज़ हम क्या करते हैं इलेबोरेट करके यहाँ पे लिखते हैं। ये है 5 डिग्री, नहीं है, इसके बाद नॉर्थ एंड साउथ आप अपने आप लगा लीजिएगा। ये है 30 डिग्री साउथ, ये है 35 डिग्री एग्जैक्ट, ये यहाँ पे भी आ जाएगा कुछ इसी प्रकार 35 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री नॉर्थ, ये हो जाएगा 65 डिग्री नॉर्थ, सेम यहाँ पे भी आ जाएगा 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। ओके, ये एट लास्ट आ जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। बना लीजिए डायग्राम। इसको डायग्राम का दूसरा नाम भी दे सकते हैं, हेडली, फेरल एंड पोलर सेल। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अब और गहराई में जाके देखेंगे चीज़ों को। बना लिया, चलिए इसको क्या करते हैं, अभी हम साफ करते हैं। इसके बाद देखिए हमने क्या देखा है, इसके अंदर 3 तरीके के अलग अलग हमने प्रेशर देखे हैं। 2 है आपकी पोलर और 1 है इक्वेटोरियल। और इसमें से ये क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब बताया था मैंने, कहाँ गया भाई, ये जो आपका ITCZ वाला एरिया है, प्रेशर अगर इधर का यानी सूरज इधर है तो ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर सूरज इधर आ गया सदर्न पोर्शन में अर्थ के, तो ये सदर्न तरफ की तरफ चला जाता है ITCZ। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा गहराई में देखने वाले हैं। डोलड्रम क्या होता है, यहाँ पे देखिए डोलड्रम में मैक्सिमम इंसोलेशन होती है। इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम इंसोलेशन होती है थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर, फिर अगली साल फिर जनवरी से क्या होता है, यहाँ पे कंसिस्टेंट बारिश होती रहती है। ठीक है,
तो यहाँ पे होगा आपका मैक्सिमम इंसुलेशन। अगर यहाँ पे गर्मी नहीं है तो बारिश कैसे होगी, ठीक है। गर्मी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, बारिश होती है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्रेशर की, वो होता है 1 से लेकर के 13 मिली बार यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। और जो हवा है एक्सपैंड होती है, ऊपर जाएगी, कूल होगी, बारिश करेगी। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो एक जोन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ITCZ जोन बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। बुक के अंदर आपको ये पूरा राइट अप मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पोल वर्ड भी बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको पोल वर्ड भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंटी ट्रेडर्स। एंटी ट्रेडर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था ना, ये बताया था आपको, घोड़ों को कहाँ फेंकते थे, पानी में फेंकते थे, तो इसको क्या बोलते थे, हॉर्स लैटिट्यूड के भी नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्या होती थी, हवा कूल और डेंस होती थी, जो कि क्या करती थी, सबसाइड करती थी, किसको, जो जहाज थे उनको भी नीचे दबाती थी और हवा खुद भी नीचे आ रही है। इधर आपको देखने को मिल रहा है ना, हवा क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, जिसकी वजह से क्या होती थी, जो आपके पानी वाले जहाज है भारी हो जाते थे, उनको हल्का करने के लिए उठाए घोड़े लो पानी में, ठीक। अच्छा, आपने एक वो फेविकोल की ऐड देखी है ना, जिसमें एक बंदा क्या करता है, नाव होती है उसके पास, नाव तो नहीं होती प्रॉपरली, उसके ऊपर कुछ कुर्सियाँ रखी होती हैं, तो कोई उससे लिफ्ट लेता है तो एक कुर्सी गिराया था, फिर बोलते हैं भाई मेरे को अपनी बकरी भी साथ लेके जाना है, तो लो भाई दूसरी कुर्सी भी डाल दी, फिर बोलते हैं भाई उस बकरी के साथ उसका खाना भी है, तो सारी कुर्सियाँ पानी में। तो अब क्या हुआ, उसने तो स्पेस बनाई है, लेकिन जो पहले के ट्रेडर होते थे कुर्सियों की बजाय सीधे अपने घोड़े फेंकते थे, कहाँ पे, पानी में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एंटी ट्रेडर इस एरिया को बोला जाता था। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ट्रेड करना होता था बहुत ही क्या होता था, मुश्किल होता था। और अगर आप ये एक्चुअली देखेंगे कहाँ पे आपको मिलेगा, जो सहारा का एक पूरा एरिया है ना, अच्छा मैं आपको जगह इसी तरफ दिख रही है मेरे को, ये एरिया मैं इसको क्लीन करके यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये जो हाई प्रेशर एरिया है होता कहाँ पे था, और इंडिया के बोलते ना कि जो सी रूट है उसको ढूंढने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग गया, क्योंकि देख जो लैंड रूट था वो तो बहुत समय से पता था लोगों को, लेकिन जो सी रूट है वो नहीं पता था। क्यों नहीं पता था, अभी मैं ये शो करता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता था, विंटर जो आपके यूरोपियन पार्ट है ना वहाँ पे बहुत सीवियर होती थी, तो विंटर के टाइम पे वो अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। और जब वहाँ पे मौसम ठंडा होता था, ये तो उनकी कंडीशन थी। जैसे ही वहाँ पे मौसम थोड़ा खुशनुमा हुआ तो वो क्या करते थे, बाहर निकलते थे, एक्सपेडिशन वगैरह किया करते थे। लेकिन अब दिक्कत ये थी, जिस टाइम वो बाहर निकलते थे ना, यहाँ पे ये जो मैंने एरिया बनाया है, इस एरिया के अंदर कैसी कंडीशन होती थी, ये पूरा एरिया हाई प्रेशर एरिया होता था। अब इससे आगे वो मूव नहीं कर पाते थे। हाई प्रेशर एरिया, जगह पहचान गए हैं कौन सी है, यहाँ पे आपका आता है जो सहारा रेगिस्तान है ना, वो आता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जो रेगिस्तान होगा ना, वहाँ पे रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि हवा आ रही है नीचे और उसके पास कोई मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ पे कैसी कंडीशन हो जाएगी, ड्राई कंडीशन होगी। और ये आपका कौन सा है, कौन सा एरिया है, ये अमेरिका के नियर बाय है, अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका, जो क्या नाम है, एक मिनट रुकिए, कोस्ट कैरेबियन पार्ट है ना, वो है। और इधर क्या आपको बनते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे बनते हैं हरिकेन्स। क्या बनते हैं, हरिकेन्स, जो ऐसे गोल 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 घूमते हैं ना, उनको हरिकेन्स बोला जाता है। इधर बनते हुए दिखाई देंगे आपको हरिकेन्स। चाहे तो आप इसको भी डेवलप कर लीजिए। ये आपको क्या शो कर रहा है, किस तरीके से जो हाई प्रेशर एरिया बेल्ट हुआ है सहारा से लेकर के कैरेबियन आइलैंड तक, इसने क्या की थी, एक दीवार क्रिएट की थी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक इम्प्रूव होती गई और थोड़ी सी बढ़िया होती गई, तो ये क्या किया गया, यहाँ पे इसको भी बाहर आए, मतलब इससे भी क्या किया, बाहर आए और इंडिया तक पहुँचने की इन्होंने क्या की, भरपूर कोशिश की। बार्थोलोम्यू थे, वो यहाँ पे आके फंस गए थे, ठीक है, इधर आके फंस गए थे। क्यों, यहाँ पे डोल ड्रम की कंडीशन होती है। डोल ड्रम की कंडीशन ये होती है, 3-3 महीनों तक हवा नहीं चलती है, और जब हवा चलती है इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है, और जो समुंदर का पानी होता है 10-10 मीटर 20-20 मीटर क्या होता है, पानी ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है। तो इसलिए यहाँ पे इतनी भयानक कंडीशन देखने के बाद बार्थोलोम्यू ने बोला कि ये तो केप ऑफ स्ट्रोम है। उसे नहीं पता था आगे क्या है,
उसे नहीं पता था। इसी तरीके की एक मूवी है, उसके अंदर एक पायलट दिखाया गया है और वो पता क्या किस बेस के ऊपर है वो मूवी, वो ये दिखाई गई है कि यहाँ से एक पूरा क्रू चला है इस एरिया को ढूंढने के लिए, बट उन्हें नहीं पता ऐसा एरिया कोई एग्जिस्ट भी करता है। तो उनको ट्रैवल करते 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 काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। तो एक दिन ना अचानक उसके एक क्रू मेंबर ने उससे पूछा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो जो उसका पायलट था ना, जो उसका मेन कैप्टन था, उसने ये बोला कि नहीं पता हमें कहाँ जा रहे हैं। तो उस वक्त जो उसके शिप के ऊपर जो दूसरे कैप्टन थे ना, जो उनसे अनुभवी थे, लेकिन जो बोलते ना कि चार्ज उस वक्त उनके हाथ में नहीं था, तो उन्होंने उस वक्त जो पूरी शिप की कमान जिनके हाथ में थी, उनका हाथ पकड़ के लेके गए अपने कैबिन के अंदर और उनको ये बोला कि लाइफ में ना कभी ये गलती मत करना कि आपके दारोमदार पे ये सारा जो क्रू है ना यहाँ पे आपके एक इशारे पे काम कर रहा है और आपने ये बोल दिया कि हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगी बगावत। और उसके 2 से 3 दिन बाद ही वो इस एरिया के ऊपर लैंड करते हैं और पूरा क्रू क्या करता है, जश्न मनाता है कि हमारे इतने दिन का जो सब्र था वो क्या हुआ, फुलफिल हुआ। इसी तरीके से जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, कभी ये मत बोलिए पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमेशा दिमाग में रखिए होगा, क्योंकि विचार ही आपके एक्शंस को मोटिवेट करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको सिंपल सा ये बोलूं कि आप हाथ में 10 किलो का वजन लेके इस तरीके से खड़े रहिए 1 घंटे, ठीक है, आपके दिमाग में पता क्या आएगा, उसके बाद मुझे मिलेगा क्या, हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको हाथ में क्या रखना है, 10 किलो वजन, इस तरीके से 1 घंटे तक लेके खड़े रहिए, कितने बच्चे लेके खड़े रहेंगे? 99% बच्चे पूछेंगे सर उसके बाद क्या मिलेगा। मैं बोलूँगा कुछ नहीं, बस बैठ जाना अपनी सीट के ऊपर। आप में से ना 99% बच्चे क्या करेंगे, करेंगे ही नहीं। और यही हमारी जो लाइफ होती है ना, उसके अंदर हम ये करते हैं, हम काम स्टार्ट करते हैं लेकिन हमें रीज़न नहीं पता होता हम वो कर क्यों रहे हैं। जिस दिन हमें रीज़न पता चलता है ना, हम वो काम छोड़ देते हैं। क्यों? हमें पता चलता है कि भाई ये काम हमारे लिए बना ही नहीं और हम इस काम के लिए बने नहीं है। इतने टाइम तक फिर क्या होता है, हमारा बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसके अंदर खर्च हो जाता है। इसके बाद देखिए, जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, ये भी डायनेमिक नेचर की है। उसके बाद पोलर हाई प्रेशर की हमने बात कर लिया, वो भी क्या थी, डायनेमिक नेचर की थी। क्या देखिए, जो पोलर वाली है ना वो इतनी ज़्यादा डायनेमिक नहीं होती है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है 6 महीने रात 6 महीने दिन। अगर मैं दिन कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया है, इंडिया में इतने भर भर के यहाँ पे धूप पड़ती है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा नहीं होता। तो ये था बिल्कुल बेसिक जो अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर बेल्ट बताया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जो हवाएं चलती है ना उनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो हवा, तो चलो हमने क्या किया, लैटीट्यूड के हिसाब से सारी चीज़ें देख ली कि ऐसे ऐसे एक लैटीट्यूड है, वहाँ पे डोल ड्रम होगा, डोल ड्रम के बाद आपका हॉर्स लैटीट्यूड आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 सेल देखे, हैडली सेल, फेरल सेल, फिर पोलर सेल, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमें ये तो बताओ कि भाई कहीं पे हवा ठंडी चलती है, कहीं पे हवा क्या चलती है, बहुत गर्म चलती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले जो हम क्या देखने वाले हैं, जो यहाँ पे 1 है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्राइमरी और प्लैनेटरी विंड, ठीक है। क्या नाम है इसका, प्राइमरी और प्लैनेटरी विंड। प्लैनेटरी विंड मतलब जो पूरी अर्थ के ऊपर चलती है, नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, ये है पूरी अर्थ के ऊपर चलने वाली विंड। जैसे कि आपके हो जाएंगे इसमें ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लिख भी लीजिए कौन सी हवाएं इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर आ जाएगी ट्रेड विंड, ओके, ये हो गया पहला। ट्रेड विंड के बाद इसके अंदर आप कर सकते हैं, अभी मैंने क्या बताया था, हाँ, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। तो ये वाली जो हवाएं हैं, ये किस तरीके की हवा हो गई, ये है परमानेंट, ठीक है, ये हो गई प्लैनेटरी विंड। परमानेंट तो मैं इसको नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये पूरी अर्थ के ऊपर आपको मिलती हैं। इसके बाद आती है सेकेंडरी। अगर ये प्राइमरी है तो दूसरी कैटेगरी क्या है,
दूसरी है सेकेंडरी विंड, या फिर इसको क्या बोला जाता है, सीजनल, जैसे कि मॉनसून हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी सीजनल हवाएं होती हैं। अरे भाई क्या आपके जो कॉन्टिनेंट है, अगर मैं इंडियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पूरे साल बारिश होती है? नहीं होती ना पूरे साल। एक स्पेसिफिक 3 से 4 महीने की विंडो होती है, उसी के अंदर बारिश होती है, वो मॉनसून की वजह से होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, या मॉनसून ना बहुत सुन लिया, अखबार में भी उठाते हैं मॉनसून लेट है, फिर हम कहीं और बात करते हैं मॉनसून ऐसा है, मॉनसून वैसा है। ये भला मॉनसून है क्या? थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसके बाद ये हो गया पहला, दूसरा, और इसके बाद आ जाएगी आपकी टर्शरी विंड। टर्शरी विंड मतलब ये होती है लोकल, यानी कि पहले पूरे प्लैनेट, फिर उसके बाद एक सीजन, फिर उसके बाद लोकल पे आ जाते हैं। और लोकल विंड, कोई नाम पता है आपको लोकल विंड का? बताइए 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 बताइए। लोकल विंड या फिर इसको टर्सरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। सबसे पहले एक इंडिया ने अभी हेलीकॉप्टर क्या किया है, किससे खरीदा है? एक तो अपाचे है और दूसरा चिनूक है। यहाँ पे हवा चलती है एक चिनूक हवा, कहाँ पे? यूएसए में। उसी चिनूक हवा के ऊपर इस हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है। चिनूक जो हेलीकॉप्टर बेसिकली उसके अंदर ट्विन वो लगी हुई है ब्लेड्स, जिसकी वजह से वो 10 टन से भी ज़्यादा का जो वजन है लिफ्ट ऑफ कर पाता है। ठीक है, तो पहली हो गई चिनूक। अब इसके अंदर कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है उसके अंदर मत जाइए, बस आप लोकल विंड देखते जाइए कौन सी होती हैं। एक है फिर आपकी फोहान, ठीक, फिर आती है थर्ड आती है आपकी सिरोको, थर्ड आती है सिरोको, फिर उसके बाद आती है हरमटान, इधर लिख देता हूं, फिर है हरमटान। हरमटान के बाद आप इसके अंदर लिख सकते हैं बोरा लिख सकते हैं, मिस्ट्राल लिख सकते हैं। अपने देश की कैसे छोड़ दे, लू, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से देखिए जो हवाएं हैं क्या हैं, कोई हवा ठंडी है, किसी को डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करेंगे हम अलग अलग जब हमें टॉपिक करेंगे ना डिटेल में, तब सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। और कौन से फैक्टर हैं इफ़ेक्ट करते हैं विंड को, अगर आप ये थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं, ये आपको अभी नहीं देखनी है, ये बुक अभी से परचेज़ नहीं करनी होती है, ये आपको तब परचेज़ करनी होती है, इसलिए मैं आपको नाम भी नहीं बताऊंगा अभी। जब आप 3 से 4 बार क्या कर लें, इसकी रिवीजन कर लेना, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमने 3 से 4 बार इसकी रिवीजन कर ली। पहले टेस्ट लूँगा, फिर आपको इस किताब का नाम बताया जाएगा, तब पढ़नी होती है। नहीं तो होगा क्या, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, शब्द पूरे टेक्निकल यहाँ पर डाले हुए, समझ में नहीं आती है। होता क्या है कि जितना अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं ना, ये है आपका 270 से 290 तक लाने का रोड मैप। लेकिन अब जब आप चाहते हैं ना आपका 315 नंबर आए, ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, 327 से ज़्यादा नंबर आए नहीं है। अरे बेटा, एक टाइम ये माना जाता था ये हाईएस्ट है, अगर 290 से 327 आ गए तो आप तो उसके अंदर ऐड करो ना, 350 लेके आओ। एक जो मिथ है कि भाई ज्योग्राफी में 350 नंबर नहीं आ सकते मेंस में, तोड़िए उसको, आपका नाम होगा। अरे नाम को छोड़िए, एटलीस्ट आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का होगा। ठीक है ना, आप जो लक्ष्य हैं थोड़े से टफ लेके चलिए। और एक और यहाँ पे कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, एक कंसेप्ट होता है 4% रूल, एक कंसेप्ट आता है 4% रूल। अब ये 4% रूल क्या होता है, जो आप अभी काम कर रहे हैं ना, अगले दिन उसको 4% क्या कर दीजिए, हार्ड बना दीजिए। क्या कर दीजिए, हार्ड बना दीजिए, टफ बना दीजिए। इससे होगा क्या, आप में 1% की इंप्रूवमेंट आएगी। यही अगर आप क्या कर पाए, पूरे साल कर पाए ना, तो आपके अंदर पता है कितने % की ग्रोथ होगी। ये आप में ग्रोथ होती है 3700% की। अगर आपने नहीं किया ना तो आप में पता है कितना बचेगा, ये बचता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या अपने आप को डेली 4% जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर टफनेस बढ़ाते हैं, ऑटोमेटिक आपका जो ना 1% इंप्रूव हो जाएगा। मैंने जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज से 1 महीने पहले जब मैंने स्टार्ट किया था,
एक रियलिटी की बात बताता हूँ। अभी क्या है यहाँ पे, जैसे मैं ऊपर करता हूँ आपको दो अलग अलग लेयर्स दिख रही है ना लाइटों की, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, इधर अलग थी, सामने अलग थी, तीन यहाँ पे अलग अलग लाइटें चलती थी। देखिएगा पहली वाली वीडियोस में क्या है, जो वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेकार थी फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। अब क्या है कि अब इस स्टेज के ऊपर आने के बाद हमें लगता है कि ये सही है, बिल्कुल नहीं, अभी भी हमें इसके अंदर बहुत इंप्रूव करना है। डेली का हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इंप्रूव कर रहे हैं। हमने अपने थंबनेल के अंदर इंप्रूव किया, हमने इसके अंदर जो टैग्स डालते हैं उसको इंप्रूव किया। धीरे धीरे चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। यानी कि ये आपको बताने से पहले हमने इसको इंप्रूव किया। ये सिर्फ इसमें नहीं, मैं पिछले 4 साल से ये क्या करता जा रहा हूँ, इसको अपनी लाइफ में ऐड करता जा रहा हूँ, इंप्रूव करता जा रहा हूँ। अब आप भी इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए और इसके रिजल्ट आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास समय समाप्त होता है और मैं लेक्चर को करता हूँ यहीं पे ही ख़त्म। क्योंकि देखिए जो जो हमारे मेन टॉपिक्स है वो यहाँ पे हमने प्रेशर बेल्ट देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अगर राइटअप देना होता तो मैं राइटअप जरूर देता, लेकिन वो इतना क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, राइटअप आपको किताबों में मिल जाएगा। लेकिन आप कुछ याद रखें ना रखें, इस लेक्चर का ये जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया है ये आप जरूर याद रखिएगा। क्योंकि देखिए आपको ना हर जगह पे ये सुनने को जरूर मिल जाएगा, बेटा डेली 1% इंप्रूव करो, कुछ नया सीखो। अब वो कैसे कर सकते हैं हम, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक होती है फ्लो स्टेट, ये नाम सुना है आपने, फ्लो स्टेट। देखिए कई बार आप देखना, जब भी आपकी मम्मी क्या बर्तन धो रही होती है ना, उनको कभी आप आवाज़ लगा के देखना, नहीं पता चलता आपने क्या बोला है। क्यों, वो जो काम कर रही होती है ना उस टाइम उनका पूरा दिमाग, पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस चीज़ के ऊपर होता है। वो उस टाइम अपने फ्लो स्टेट में काम कर रहे होते हैं। कई बार आपके साथ भी होता है, जब आप पढ़ रहे हैं आपका जब पूरा ध्यान, देखिए मैं बताता हूँ ध्यान बेसिकली होता है क्या है। मैंने ये बोला कि अकबर जंगल में घूमने गया था, ये एक लाइन है, ये एक शब्द है। जब मैंने इसको पढ़ा, अगर मेरे दिमाग में पिक्चर बनी, अकबर यानी एक आदमी, गया यानी चलते हुए, जंगल यानी एक हरी भरी एक सीनरी अगर मेरे दिमाग में क्रिएट हो रही है ना, यानी कि मैं बिल्कुल फोकस होकर पढ़ रहा हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, अब देखिए जैसे मैंने विंड करवाया ना, विंड की मैं डेफिनेशन करता हूँ, मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ। विंड इज ए डिफाइंड एज ए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू वेयर विंड इज एयर इन मोशन यूजुअली मेजर्ड ओनली। अगर देखिए मैंने ऐसे पढ़ा है ना, मेरे दिमाग में ना तो हवा की कोई डायग्राम बना, ये बेयर कौन थे, ना इनके बारे में मेरे दिमाग में कुछ बना, 3 बार था कौन थे, मतलब पिक्चर बनी नहीं। अरे यही तो रीज़न है, जब हम यूपीएससी पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, मन इसलिए नहीं लगता उसके दिमाग में पिक्चर नहीं बनी है। हम क्या सोचते हैं, सब्जेक्ट टफ है। अरे नहीं, आप पहले दिमाग में एक पैरा पढ़िए, उसको विजुलाइज कीजिए, दिखता कैसा होगा। अगर कोई सिचुएशन है, अगर कोई टॉपिक है, कोई कंसेप्ट है, उसको दिमाग में ना विजुलाइज कीजिए। अच्छा ये बता रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स तो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ उसका टायर टच होता है ज़मीन के साथ, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स तो वहाँ पे भी लगता होगा, बिल्कुल लगता है। जब मैं इस पेन को उठा के बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर लिखा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो मार्कर की रिब है और यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्रिक्शन बन रहा है। अच्छा ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, ये आपको विजुअलाइज करना होता है। आगे बहुत सारी टेक्निक है, टूल्स है जो आपसे शेयर करने का काफ़ी मन करता है, लेकिन क्या है कि अभी इस चैनल पे नहीं हो पा रही है। देखते हैं कब वो प्रॉपर हमारे शेड्यूल के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। मैंने जब डे 1 ये स्टार्ट किया था ना, तब मेरा मन था कि आपको ये सारी चीज़ें ना डिटेल में बताऊं, लेकिन सही समय पे सारी चीज़ें होती हैं, हम जितने मर्जी क्या कर ले, प्रयास कर ले। ये एक बार फ्लो से स्टेट का मुझे अगर याद रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लेक्चर में देखिए इतनी सारी चीज़ें तो हमने नहीं पढ़ी है। हमने क्या किया है, हमने मेजरली सिर्फ 2 डायग्राम है उनको क्या किया, डिटेल में देखा है। सबसे पहले हमने एक जो कैनवास होता है ना 2D के ऊपर देखा, फिर हमने 3D के अंदर देखा ग्लोब, प्लस में उस डायग्राम को क्या किया हमने मर्ज कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हवाएं जो होती है ना, विंड, वो किस तरीके से होती हैं, मतलब प्लैनेटरी 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्लैनेटरी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा समय हो रहा है समाप्त, 5:01 हो गए हैं, मुझे अभी जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ये जो चीज़ बताई है ना इसके ऊपर ध्यान रखिए, फोकस करते रहिए। और कोई भी चीज़, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या ज़रूर हो तो पूछिएगा, हम आपको पूरी सहायता प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। भूल गया था मैं।